हेलो नमस्कार शिक्षक आदाम कम्मा खनी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। मैं भी हमेशा की तरह झकास हूँ। हम चल रहे थे जीएसटी की सीरीज़ में, जिसके अंदर हम पहुँच गए थे अध्याय जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। सो टुडे वी गोना लर्न chapter known as registration. This chapter is very important from examination point of view, as well as this is equally important in practical life also. दिस चैप्टर इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर बिकॉज ये चैप्टर वो चैप्टर है जो आपको हकीकत में सिखाता है रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर कैसे करना है, किस तरह से क्लाइंटल बेस पे भी काम करना है और किस तरह से थियोरी बेस पे एग्जाम में काम चलाना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू डिटेल्स। चलिए फाइन, पहले कुछ छोटी छोटी सिंपल सी बातें, फिर चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहली बात क्या है, रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज पैन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक। देखो सिंपल सी कहानी है, जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड होता है, यानी कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। अब तुरंत क्वेश्चन आएगा, सर फिरंगियों का क्या वो लोग इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर सकते? उसके बारे में जानकारी आगे दूंगा, कुछ उनके स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। और है स्टेट स्पेसिफिक, अनलाइक सर्विस टैक्स जहाँ पे आप एक सर्विस टैक्स लेके पूरे देश में काम चला सकते थे, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे वैट में होता था, आपको पहले हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था वैट का, सेम वैसे ही यहाँ पे भी अभी भी जीएसटी के अंदर भी स्टेट स्पेसिफिक है, यानी कि आपने जितने स्टेट में अपना ऑफिस खोल रखा है उतने स्टेट में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अगर उस स्टेट से आपको बिजनेस करना है तो। इसको गलत मत समझिएगा। सपोज करो आप महाराष्ट्र में हैं, आपको महाराष्ट्र से अपना माल महाराष्ट्र में बेचना है, यू नीड ओनली वन रजिस्ट्रेशन विच इज इन महाराष्ट्र। आपको माल महाराष्ट्र से गुजरात में भेजना है, अगेन बेचना कहाँ से? महाराष्ट्र से, रजिस्ट्रेशन सिर्फ महाराष्ट्र में चाहिए। आपको माल महाराष्ट्र से साउथ इंडिया कहीं पे भेजना है कहीं पे, लेकिन बेच कहाँ से रहे हो? महाराष्ट्र से, रजिस्ट्रेशन अंडर महाराष्ट्र इज सफिशिएंट। लेकिन आपकी इच्छा है मुझे गुजरात जाके वहाँ पे कुछ खोल के वहाँ से बेचना है, मुझे यूपी जाके वहाँ से बेचना है, तो जहाँ जहाँ जाके आपको सेल इफेक्ट करना है, फिर उस केस में आपको बॉस उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। देखो फंडा सिंपल सा है, आपको जिस जिस स्टेट से सेल करना है, सप्लाई करना है, उस स्टेट में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सपोज अगर सर मेरा एक ही स्टेट में 10 ऑफिस है, तो क्या उसी स्टेट के 10 ऑफिस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या एक से काम चलेगा? तो आंसर इज आपकी मर्जी। एक्ट कहता है एक स्टेट में एक नंबर चलेगा, एक रजिस्ट्रेशन चलेगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि मेरे को एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से अलग रखना है, तो आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो। आई रिपीट, आप चाहो तो अलग अलग ले सकते हो, लेकिन एक्ट कहता है आप चाहो तो एक से भी काम चला सकते हो। अगर आप एक से काम चलाओगे तो जो आपका मेन ऑफिस है, जहाँ पे आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था उसी स्टेट में, वो बन जाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और उसके बाद के जो बाकी ब्रांचेस है वो बन जाएगी उसी स्टेट की एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सर अभी कौन ऐसा करता होगा जो एक स्टेट में अगर 10 ऑफिस खोलता है तो 10 नंबर लेता होगा? नॉर्मल लोग नहीं करते हैं। एक वो करते हैं जिनको अपनी ब्रांच को सेपरेट रखना है दूसरी ब्रांच से, एक करते हैं जैसे एग्जांपल आपके बैंक वाले। अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, तो आपका आईसीआईसीआई बैंक का मेयर रोड ब्रांच, आईसीआईसीआई बैंक का कॉर्पोरेट ब्रांच, ये दोनों ब्रांच का अलग अलग जीएसटी नंबर होगा, बिकॉज इन ब्रांचों का अपना बिजनेस सेपरेट निभाना है। इसके लिए आई होप समझ में आता है, ये सब जानकारी आगे आएगी, बट आपको ऑलरेडी पता है अपना तरीका क्या काम करने का। द ओनली वे वी स्टडी इज, हम भले ही खोलते हैं रिकैप सेक्शन, लेकिन ये होता है सिर्फ एक ब्लूप्रिंट, इसको हम बार बार सिंक करते जाते हैं मेन पार्ट के साथ। तो जो मैं आपको सब बता रहा हूँ ये सब मेन पार्ट में लिखा हुआ मिलेगा, बट मेरा काम है आपको यहीं पे डिटेल में बता देना, ताकि आपका रिविजन प्लस मेन स्टडीज साथ साथ फटफट होती रहे। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, however business entity having separate business of place of business in a state may obtain, गौर फरमाइएगा जनाब, may obtain separate registration for each of its place of business। उसी स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। नाउ कमिंग टू जीएसटी, सॉरी, बात करते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज नोन एज, हम यहाँ कहते हैं जीएसटीएन जो है ना, ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, जो 15 डिजिट का नंबर है।
ये एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटिंग देयरइन जीएसटीएन इज मेड अवेलेबल टू द एप्लीकेंट ऑन जीएसटीएन कॉमन पोर्टल। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपके सब डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल होने के बाद, सारी कंडीशंस प्रिस्क्राइब फुलफिल होने के बाद में आपको मिल जाता है जीएसटीएन नंबर, जो होता है 15 डिजिट का। इसका ब्रेकअप क्या है, पहले स्टेट कोड होते हैं, बाद में पैन नंबर होते हैं, ये सब डिटेल आगे आएगी तब बताऊंगा, ठीक है, आएगी इसी लेक्चर में आएगी। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक। देखो जीएसटी में आपने सुना होगा, इतना तो आपको सुन के तो पता ही होगा, हम लोग सीए स्टूडेंट्स हो, इधर आईपीसीसी और फाइनल, या फिर आप सीएमए के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप सीएस के स्टूडेंट्स हो, इतना तो पता ही है। यहाँ पे हमारे पास में अगर सेम स्टेट में सेल करते हैं तो हम लगाते हैं सी और एस, या फिर होता है यूटीजीएसटी और सीजीएसटी, या फिर इंटर स्टेट में हम लगाते हैं आईजीएसटी। तो ये डिफरेंट एक्ट्स तो हैं, बट क्या आपको सीजीएसटी का अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एसजीएसटी का अलग, आईजीएसटी का अलग, ऐसा होता है कि अलग 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 अलग? नहीं, टैक्स स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, एक रजिस्ट्रेशन इनफ होता है, उसी एक ही नंबर से आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी जो भी आता है उसी पे भरते हो। सिंपल सा बात है। बट कभी कभी जब ये चीज़ें एमसीक्यू में आती है तो हम हो जाते हैं कन्फ्यूज, क्या ये क्या बात बोल दिया, इसलिए बस बता दिया, ठीक है। नाउ अब जैसे ही बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, मोटा मोटी जो दो सेक्शन आपको इनिशियली पढ़ने पड़ेंगे, एक होगा सेक्शन 22, एक होगा सेक्शन 24। सेक्शन 22 आपको बात करेगा मोस्टली मोटा मोटी थ्रेशोल्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन की। एक लिमिट दे दी है सरकार ने, टैक्स लॉ मेकर्स ने, कि अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट से क्रॉस करता है रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। सेक्शन जब 24 में जाओगे तो वहाँ पे लॉ मेकर्स ने साफ साफ बोल दिया कि ये कुछ लिस्ट है, इन लिस्ट वालों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य, कंपलसरी, टर्नओवर कुछ भी हो, हमको तब बुरा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम सीखते हैं सेक्शन नंबर 22 कहता है जिसने एक्सीड किया थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन करना हो जाएगा कंपलसरी। ये है पहला केस सेक्शन 22 के अंदर। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है आगे पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे जनाब, थोड़ी देर में पढ़ेंगे, रुक जाओ। सेकेंड केस क्या है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन। पिताजी थे, पिताजी चल बसे, अब बेटा आ गया, बेटा संभाल रहा है बिजनेस को। अब मैंने ऊपर ही सिखाया कि जीएसटी काम करता है पैन बेस्ड के ऊपर, आपका पैन नंबर पे आपका जीएसटी डिपेंड करता है। तो सिंपल सी कहानी है बॉस, जैसे ही आपका सक्सेशन होगा, जैसे ही पिताजी से आपके पास बिजनेस आएगा, तो आपका पैन नंबर अलग है पिताजी से, तो इन दैट केस सक्सेशन बनेगा और आपको नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जो ट्रांसफरी है, जिसके नाम पे बिजनेस ट्रांसफर हो, यानी कि वो बेटा या वो बेटी, व्हाट्स हूसएवर द केस में भी, वो ट्रांसफरी बनेगा एंड उसको भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। कौन सी डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। थ्रेशोल्ड की लिमिट नीचे सीखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। थर्ड केस कौन सा है, थर्ड केस इज इन केस ऑफ अमालगमेशन डीमर्जर बाय एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, एनसीएलटी, व्हाट्सएवर द केस में भी, किसी के भी कहने पे खुद से, जैसे पता है आपने लॉ में सीखा होगा, अमालगमेशन के सेक्शन से, मर्जर के सेक्शन से, फास्ट ट्रैक मर्जर सेक्शन 233, 232, 230, वो सब प्रोसीजर्स जो लिखी है मर्जर की, वो सब मर्जर्स कहाँ होती है कंपनी के केस में, वो मर्जर्स एनसीएलटी वगैरह की हेल्प से होती है। तो वो एनसीएलटी मतलब एनसीएलटी आ जाएगा वहाँ पे। तो वो जो ट्रांसफरी है, जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है, इन शॉर्ट अगर पुरानी कंपनी रजिस्टर्ड थी जीएसटी में, अब वो अपना सब चीज़ें दूसरे को शिफ्ट कर रही है, तो नई कंपनी का फ़र्ज़ बनता है, क्या फ़र्ज़ बनता है बॉस, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो बस वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुई एक बात। अब बात करते हैं, देखो ये दो केस में तो सिंपल सा फंडा है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो आगे भी करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की, इधर ये फर्स्ट वाले की, ये जो फर्स्ट वाला रजिस्ट्रेशन है, जो थ्रेशोल्ड बेस्ड लिमिट है, तो थ्रेशोल्ड में आप क्या चेक करोगे, थ्रेशोल्ड में आप चेक करोगे जैसे हम वैट में करते थे, सर्विस टैक्स में करते थे, क्या करते थे, वी यूज टू चेक थ्रेशोल्ड लिमिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर। अगेन इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, वी गोना टेस्ट the threshold on the basis of turnover. So we need to check a term known as aggregate turnover. We need to check the term known as aggregate turnover. Now, जैसे ही when I say aggregate turnover, the next question comes is, sir, what do you mean by aggregate turnover? So here comes the aggregate turnover. Aggregate turnover include करता है गिन चुन के इन चार बातों को। पहली बात, आपकी जो टैक्सेबल सप्लाईज है उनको आप ले लो, सपोज करो अगर मैं कहता हूँ कि समझो वो 100 रुपये की है, उनको ले लो। आपने कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी करी होंगी, हाँ सर करी होंगी, मैंने कहा चलो वो भी ले लो, समझो 20 रुपये की वो है।
कुछ आपने एक्सपोर्ट भी किया होगा, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, हाँ सर किया है। मैंने कहा एक काम करो वो भी ले लो। अब हो सकता है आपने को इंटर स्टेट सप्लाई किया हो, दूसरे स्टेट में माल बेचा हो, सर बेचा है, मैंने कहा एक काम करो वो भी ले लो, समझो 10। तो ये सब मिलाओगे, ये सब मिलाना पड़ेगा एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए, विच वुड बी 100 + 20 + 20 + 10 विच इज 150। तो एग्रीगेट टर्नओवर विल बिकम 150। ये है आपका एग्रीगेट टर्नओवर। ये टर्म आपको एज इट इज़ यूज़ करना होगा। अगर कोई थियरी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसमें खेल नहीं सकते कि अपनी मर्जी का पॉइंट यूज़ कर लो, ये टर्म यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रहे, क्या है सब इंपॉर्टेंट चीज़, जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो कंप्यूट किया जाएगा ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर सेम पैन। अब सपोज आप प्रोप्राइटर हो, आपने पूरे देश में ब्रांच खोल रखी है, तो आपको पूरे देश के सभी ब्रांचेस का एग्रीगेट टर्नओवर ऐड करके टर्नओवर निकालना है। सिंपल सी कहानी है। सपोज आपके देश में 4 स्टेट में ब्रांचेस है, या आपकी एक स्टेट में 10 ब्रांचेस है, व्हाटसएवर द केस में भी आपके सिंगल पैन नंबर से जितने रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उन सभी रजिस्ट्रेशन का सारा टर्नओवर, टैक्सेबल, एग्जाम, एक्सपोर्ट सब मिला के, इस पूरे देश का मिला के ऐड करके चेक करना है कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस करना है कि नहीं। सर थ्रेशोल्ड आपने बार बार बोल दिया, थ्रेशोल्ड है कितना वो तो बताओ। मैंने कहा बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये समझ में आ गया थ्रेशोल्ड चेक किस बेसिस पे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, सर व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो हियर कम्स, खुल जा सिम आंसर आ जा सिम। क्या है थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड लिमिट है ये रहा आपका एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। नाउ यहाँ पे थोड़ी सी बाइफिकेशन है, थोड़ा सा स्टेट के हिसाब से थोड़ा सा वो क्या कहते हैं पार्शलिटी की गई है, इसको ऐसे ही याद करो। एक्चुअल लॉजिक में जाएंगे, जा सकते हैं, हल्का हल्का बताऊंगा, टेंशन मत लो। नाउ अच्छा देखो यहाँ पे चीज़ बताना बाकी रह गया। सेल्स मीन्स सेल्स, हाँ सेल्स मीन्स सेल्स, हाँ सेल्स मीन्स सेल्स। सर आप ये इतना बार क्यों बोलो, क्यों पका रहे हो? मैंने कहा सुनो क्यों पका रहे हो, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि तुम तो मेरे सामने बैठे नहीं हो, तो मतलब कैमरे पे बैठे हो, रियल में कहाँ बैठे हो? रात के कितने बज रहे हैं? रात के 3 बज रहे हैं अभी। तुम तो सामने होते नहीं, अगर ऑफलाइन होता तुम सामने नहीं होते, तुम तो कैमरे पे देखते हैं मुझे। तो तुम्हारा फीलिंग भी मैं खुद को ही दे रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से भी बोल रहा हूँ, ठीक है। सेल्स मीन सेल्स, हाँ सेल्स मीन सेल्स। कई बार एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोलता है। देखो आपके मन में ऐसा फीलिंग भी आता है, ध्यान से सुनो एग्जांपल। देखो कुछ किसी जब आप परचेस करते हो ना, आपको परचेस पे आरसीएम में खुद टैक्स भरना पड़ता है। आदमी ऐसा सोचता है, कभी कभी आईसीआई ऐसा केस बनाता है, आपको फील होता है कि देखो जब नॉर्मल सेल करते हो तो आप जीएसटी भरते हो, आपने जब कोई परचेज किया जिसपे आरसीएम आ गया, मतलब इस पे भी आप टैक्स भर रहे हो, तो आप सोचते हो जिस पे टैक्स भर रहे हो सबको ऐड करूं क्या टर्नओवर में? नहीं, टर्नओवर म्हणजे क्या? सिर्फ सेल। यहाँ इसलिए मैंने वापस लिखा है सेल्स मीन्स सेल्स। हाँ अपना जो आरसीएम वाला परचेज है वो मत ऐड कर दियो सेल्स के अंदर, बिकॉज वो सेल नहीं है, वो परचेज है। भले टैक्स आप भर रहे हो, वो जस्ट एक कंप्लायंस का पार्ट है, बट एक्चुअली वो सेल्स है क्या? नहीं सर, तो नहीं ऐड करोगे, ठीक है। अच्छा इसकी इमीडिएटली बात है ना, थ्रेशोल्ड के पहले समथिंग इज देयर ऑन पेज 9.11 जो इंपॉर्टेंट है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। सर जैसी आपकी मर्जी सर, ले चलो जहाँ लेके चल रहे। मैंने कहा आ जाओ। सॉरी, रात को लेट जब ये सब काम करते हैं खाने पीने के बाद, तो कभी कभी थोड़ी ऐसी अजीब करीब आवाज़ें आ जाती हैं। कभी किसी का ईयरफोन में ज़ोर से आ जाए तो इग्नोर करना, माफ़ कर देना, कमेंट में हाईलाइट मत कर देना कुछ ऐसी बातें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर completion of job work supplied directly from the premises of the registered job worker not to be included in its aggregate turnover। अब देखो सिंपल सी कहानी है, ये वाला पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही तुमको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? सर कभी कभी ना आप कोई काम है ना, जॉब वर्क, किसी लेबर, किसी दूसरे बाहर को आउटसोर्स करके रखते हो, आप वहाँ से काम कराते हो। तो सपोज मैं ए हूँ, मुझे कोई काम करवाना है किसी लेबर से, यानी कि जॉब वर्कर से। मैंने जॉब वर्कर के पास वो काम करने के लिए भेजा। जैसे ही वो काम हुआ, एक तरीका क्या होता है, मैंने जॉब वर्कर से अपने पास दोबारा माल मंगाया और फिर मैंने उस माल को बी को बेचा। तो वो टर्नओवर किसका है? टर्नओवर तो बी का ही है, बिकॉज ए ने माल बनवा के खुद के पास ले लिया और बी को दे दिया।
यहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है, कभी कभी जैसे ही ए ने माल बनाने के लिए जॉब वर्कर को भेजा, जॉब वर्कर बोला सर माल बन गया, मैंने बोला एक काम करना जॉब वर्कर तू मेरे पास लाएगा, फिर मैं बी के पास दूंगा, वो जो बी है ना वो तेरे बाजू वाले गाले में ही बी है, तो खुद दे दे काम करो उसको। एक बात बताओ, जो बी को जॉब वर्कर ने दे दिया वो खुद के बिहाफ पे दिया कि मेरे बिहाफ पे दिया? मेरे बिहाफ पे दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधा जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से सेल कर दिया। तो इसका मतलब मैं ये बोलूँ क्या कि वो टर्नओवर की लिमिट, जो टर्नओवर का जो काउंटिंग है वो जॉब वर्कर के टर्नओवर में ऐड होगा? नहीं, वो मेरा ही टर्नओवर था तो मेरे टर्नओवर में ही ऐड होगा। तो ये जॉब वर्कर के टर्नओवर में ऐड नहीं होगा, सिर्फ ये बताना चाह रहा है। क्योंकि अगर इस तरह से सप्लायर का टर्नओवर जॉब वर्कर में ऐड होने लगे ना, तो उसकी तो वो जो लिमिट है ना 20 लाख की, वो तो फटाक से ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इन केस जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड, प्रिंसिपल शुड डिक्लेयर जॉब वर्कर्स प्रीमाइस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड रिमूव द गुड्स फ्रॉम द सेम। अब ये वाली जो मैंने बताई पहले बात, तो वो किस में थी, जब जॉब वर्कर रजिस्टर्ड हो। देयर कैन बी अ चांस जब जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड हो, तो इन दैट केस आप किसी ऐसी प्लेस से माल कैसे भेज सकते हो, कैसे बनाओगे उसका ईवे बिल उस जगह से, अगर कोई दूर कहीं दूर भेजना है तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि बॉस अगर जॉब अगर अनरजिस्टर्ड है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे गुड्स का अगर मूवमेंट करवाना है तो एक प्रोसेस था बनाने का ईवे बिल। इस केस में ईवे बिल बनेगा नहीं, बिकॉज वो प्लेस तेरी प्लेस है ही नहीं, तो तू तेरे पोर्टल पे उस प्लेस को ऐड कर दे एज योर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, फिर वहाँ से सप्लाई कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा देखो यहाँ पे और क्या लिखा है, ये वो अब सिर्फ एग्जाम्पल रिपीट कर रहा है, तुम पढ़ लो खुद से। चलो ये तो मैं बता चुका हूँ, बताई हुई चीज़ दोबारा बताने में क्या ही मज़ा आएगा, नहीं। हाँ सर, ठीक है। सो ये तो था सारी बात एग्रीगेट टर्नओवर को लेके। अब हम बात कर रहे थे थ्रेशोल्ड की। सर थ्रेशोल्ड क्या है, अब ये बताओ, क्योंकि थ्रेशोल्ड तो हमको जानना है सर, हम बैठे ही थ्रेशोल्ड समझने के लिए। मैंने कहा सुनो, स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट अप टू 10 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स, ये देखो ये थोड़ा मज़ेदार पॉइंट है, सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज दोनों के लिए क्या लिमिट है, 10 लाख का लिमिट है। 10 लाख का लिमिट कौन से स्टेट्स के लिए है सर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यम टी एन यम। कुछ लोग पता है शाणे होते, पता है क्या बोलते हैं शाणे लोग, MTNM नहीं, क्या बोलने का तुमको, MTNM, क्या बोलने का, MTNM। ऐसे याद करने का रे बाबा, ज़्यादा चिक चिक करने का नहीं, समझे क्या। MTNM क्या बोलता है, इट इज़ मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड, ठीक है। तो ये जो 4 स्टेट है, ये हम इसको प्यार से कहते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जहाँ पे कहते हैं अगर आप गुड्स में हो इन्वॉल्व या सर्विस में इन्वॉल्व हो, तो आपको अगर 10 लाख से टर्नओवर क्रॉस करता है रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी एज पर सेक्शन 22, क्या 72, 22। ओके, नेक्स्ट है कुछ और स्पेशल स्टेट्स, जहाँ पे स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, दोनों ही केस में यहाँ पे लिमिट क्या है, 20 लाख। सर अगेन अब ये स्पेशल स्टेट्स आ गए, ये बट ये सेकंड कैटेगरी स्पेशल स्टेट्स है। फर्स्ट कैटेगरी स्पेशल स्टेट्स क्या कहते हैं, 10 लाख, MTNM। सर सेकंड स्टेट्स कौन से स्टेट्स, देखो ध्यान से, एक है AP, एक है मेघालय, एक है सिक्किम, एक है उत्तराखंड, पुदुचेरी, तेलंगाना। आप इसको कैसे याद करें सर, इसको याद करने का सिंपल तरीका है, ये मेरी एक दोस्त है मेगा, उसके ऊपर मैंने एक कोड बना दिया। अच्छा लेक्चर नहीं देखती मेरे को, वरना शायद मुझे गाली दे दे, मस्ती कर रहा हूँ, फाइन। देखो कोड क्या बना, कोड बना मेगा, अरुण, टीपू, 3 लोग हैं, कौन है, मेगा, अरुण, टीपू, सिक्किम एंड उत्तराखंड गए। अब ये गए हिंदी में, मतलब कुछ कोड नहीं है इसका, ये बस ऐसे लिख दिया कंप्लीट करने के लिए। स्टेटमेंट क्या बन गया, मेगा, अरुण, टीपू कहाँ गए, सिक्किम एंड उत्तराखंड गए। तो मेगा इज मेघालय, अरुण इज अरुणाचल प्रदेश, टीपू में दोनों सेपरेट वर्ड है, तो टी इज तेलंगाना, PU इज पुदुचेरी, सिक्किम इज सिक्किम, उत्तराखंड इज उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे लिमिट्स क्या है, 20 लाख, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, कुछ भी हो एक ही लिमिट है। अब आते हैं तीसरे स्पेशल स्टेट्स। पता है इसमें सारे आ गए, अब देखो भले लिखा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश सब, लेकिन सभी आ गए ना इसमें, तो कहने से इसमें सारे आ गए, ऑल रिमेनिंग। लेट मी राइट हियर, डायरेक्टली ऐसे याद करो ना, बहुत हो गया, ऊपर याद करना था उतना, अब उसको याद नहीं करना, ऑल रिमेनिंग। नाउ
ये ऑल रिमेनिंग क्या बात करते हैं, देखो स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एंड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स इंट्रास्टेट। क्या बोला, क्या बोला, इसका अदर वे राउंड मतलब ये निकलता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैसे तो 20 लाख है, चाहे आप गुड्स में चाहे आप सर्विसेज में, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया कि हम 40 लाख का लिमिट दे देंगे उन सप्लायर्स को जो सिर्फ गुड्स के अंदर डील करते हैं, यानी कि सिर्फ गुड्स को सप्लाई करते हैं, और वो भी सप्लाई करते हैं इंट्रा स्टेट, यानी कि सिर्फ खुद के स्टेट में, यानी कि जिस एक स्टेट रजिस्ट्रेशन लिया है उसी स्टेट के अंदर गुड्स को, माल को सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, और एक्सक्लूसिवली सिर्फ गुड्स को बेचते हैं। तो उनको क्या बोल दिया, अच्छा तुम तो छोटे आदमी हो तो 40 लाख तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 लाख तुम्हारा लिमिट है। पता है ये सब जब क्लैरिफिकेशन नहीं, ये सब जब अमेंडमेंट्स आए थे ना, तो पब्लिक पूरा मार्केट में ये बोलने लग, बात करना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब तो 40 लाख का लिमिट है ना, 40 लाख क्रॉस करेगा तब दिक्कत होएगा ना। ऐसा नहीं है भैया, समझो ध्यान से, उनको प्लीज़ समझाओ, ठीक है। चाहिए तो इस पॉइंट पे खुद तुम एक वीडियो बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, यूट्यूब पर डालो, यूट्यूब पर शॉर्ट ना बना के इतना फैलाओ, बना के वीडियो को शॉर्ट्स को, कि तुमको ऐसा समझ में आ जाए, उनको समझ में आ जाए कि भाई साहब लिमिट 40 लाख नहीं है, 40 लाख की कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो जो सप्लायर है वो सिर्फ गुड्स का सप्लायर हो, एक्सक्लूसिवली गुड्स का सप्लायर हो, और सिर्फ विद इन स्टेट ही सप्लाई करता हो। सर जब हम एक्सक्लूसिव गुड्स की बात करते हैं तो कभी कभी क्या, अब क्या बोल दिया सरकार ने, तुमको सिर्फ गुड्स बेचना है। बट एक बात बताओ, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है मैं कहाँ रखूँगा, बैंक में। मुझे बैंक से क्या आएगा, इंटरेस्ट, या फिर मैं लोन लूँगा या लोन दूंगा किसी को। तो एक बात समझो, ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ना, ये एक सर्विस वाला पार्ट हो गया कि भाई मैंने लोन दिया, मैं उस पर इंटरेस्ट ले रहा हूँ, लोन दिया वो सर्विस है, इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो भाई साहब ऐसे केस में खाली वो इंटरेस्ट, अब मैं सेविंग में पैसा रखूँ तो भी तो वही हो गया ना कि मैंने पैसा दिया बदले में सर्विस लिया, मतलब बदले में इंटरेस्ट ले रहा हूँ सर्विस देके। तो ऐसे केस में खाली इंटरेस्ट कंपोनेंट 10-20 रुपये इंटरेस्ट कंपोनेंट कमा लिया, उसके चक्कर में आप, अगर इंटरेस्ट को भी सरकार बोलती कि सर्विस ही माना जाएगा, तो कोई भी पूरे देश में कोई भी 40 लाख की लिमिट में आ ही नहीं पाता। गवर्नमेंट ने इस दर्द को समझा। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है सप्लायर, अगर तू 40 लाख का लिमिट क्लेम करना चाहे तो क्लेम कर ले, तुझे सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स में इन्वॉल्व होना है, और चाहे तो गुड्स के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन लार्ड कर सकता है, लोन्स एंड एडवांसेस पे इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट भी हो सकता है स्लैश डिस्काउंटिंग जो होता है, डिस्काउंटिंग के पैसे आते हैं वो भी हो सकता है। ये दोनों ही केस में जो इंटरेस्ट वाला कॉम्पोनेंट है ना, मतलब उसको भी हम लोग एज अ गुड्स ही कंसिडर करेंगे। इंटरेस्ट को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, गुड्स मान के टर्नओवर में ऐड करेंगे। दोनों का टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर गया, रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको, उस सर्विस को भी सिर्फ एक सर्विस, कौन सी सर्विस, इंटरेस्ट ऑन लार्ड की सर्विस को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं गुड्स के अंदर ही, फॉर 40 लाख वाला पर्पस, किसी और पर्पस के लिए नहीं। बाकी जगह तो उसको सर्विस ही माने जाएंगे, सिर्फ 40 लाख वाले में उसको गुड्स मान के ऐड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिटेशन लगा दिया। सर क्या लिमिट लगा दिया, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील कर रहे हो, लेकिन वो जो गुड्स है ना वो ये वाले गुड्स हैं, पान मसाला, टबाको, गुटखा, एडिबल आइसक्रीम, ठीक है। तो अगर आप इन 4-5 कैटेगरी वाले गुड्स में डील कर रहे हो, तो भले ही आप सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हो, भले ही आप आइसक्रीम सिर्फ विद सेम स्टेट में बेच रहे हो, तो भी क्या बोल दिया, तो भी आपको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, आपको 20 लाख का लिमिट ही मिलेगा। समझ गए, लिमिट की बात हो रही है, कितना मिलेगा 20, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट इज़ यहाँ लिमिट 20 या 10 लाख ही रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। 20 या 10 हो सकता है, कोई स्टेट ऐसा हो जो 10 लाख वाला भी हो, तो 10 का 10 ही रहेगा, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो याद रहे 40 किसके लिए, पहली बात तो YMTNM और मेगा अरुण तिपो सिक्किम उत्तराखंड गए, उनमें नहीं है, उनमें 40 लाख पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ तो 20 और 10 लाख ही चलेगा। उनके अलावा जो स्टेट्स बचे हैं 40 लाख बनेगा, एक्सक्लूसिवली गुड्स इंटरनेशनल लार्ड हो, वही 40 लाख का तो नहीं बनेगा, ठीक है। और उसमें भी अगर ये वाले गुड्स 4 गुड्स आ गए तो उनमें भी फिर 10-20 लाख का लिमिट चेक कर लो भैया, यहाँ तो नहीं बनेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है, वापस देखो इधर लिखा है मैंने,
प्लस 9.17। तो 9.17 जाके पढ़ते हैं, इस पर मैंने क्या मार्क कर रखा है। अब क्या मार्क किया तो मुझे भी ध्यान नहीं है, बट कुछ तो मार्क किया है आप लोगों के लिए। ओके, ये रहा। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। अब देखो सिंपल सी कहानी, जब आप थ्रेशोल्ड चेक कर रहे हो तो आपकी अगर 10 स्टेट में ब्रांचेस है तो 10 स्टेट के सारे टर्नओवर ऐड कर दोगे। लेकिन आपने जब सब ऐड किया, आपका लिमिट समझो आया, समझो आपका लिमिट क्रॉस हो गया। अगर आप 20 लाख कैटेगरी में फॉल करते हो तो मान लो कि आपका 20 लाख से ऊपर टर्नओवर क्रॉस कर गया। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कंपलसरी, लेकिन रजिस्ट्रेशन अब आपने क्या सीखा था, रजिस्ट्रेशन तो स्टेट वाइज होगा। आपके 10 स्टेट में ब्रांच तो 10 जगह रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन नहीं, रुको, सुनो ना मेरी बात। आपने 10 स्टेट का टर्नओवर ऐड किया जस्ट टू चेक कि आपको रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको 10 स्टेट में नहीं करना है। वो स्टेट की वो ब्रांच, यानी कि आपकी वो स्टेट की ब्रांच जो सिर्फ और सिर्फ डील कर रही है एग्जाम्ड सप्लाईज में, जो टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं रही है, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा जनाब। ठीक है, यानी कि एग्जांपल समझो 10 स्टेट में आपने ऑफिस खोल रखी है, 10 स्टेट में आपकी ब्रांच है। 10 स्टेट में से 2 स्टेट ऐसे हैं जो सिर्फ एग्जाम्ड सप्लाई में डील करते हैं। तो आप उनका टर्नओवर तो ऐड करोगे थ्रेशोल्ड लिमिट निकालते वक्त फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। लेकिन जैसे ही आपने लिमिट क्रॉस किया, अब आपको चेक करना है कि कौन सा स्टेट टैक्सेबल पे। तो समझ में क्या आया कि वो जो 2 स्टेट के ब्रांचेस हैं वो टैक्सेबल सप्लाई में डील ही नहीं करते। तो जो बाकी 8 स्टेट हैं, सिर्फ उनका जो सप्लाई है, सिर्फ उसी सप्लाई के टैक्सेबल सप्लाई वाले स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये हुई एक बात। दूसरी बात जो बहुत लॉजिकल है, बट चलो तुम समझ लो। मान के चलो तुम्हारे 2 स्टेट में ब्रांच है। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ क्या, ले लेते हो ना, क्या तुमसे पूछना, तुम क्या कर लोगे, मेरा पेज, मेरा पेन, मेरा लैपटॉप, मेरा टैबलेट। सुनो, मजाक कर रहा हूँ, सब तुम्हारा ही है, अपना तो क्या है, झोला लेके निकल पड़ेंगे कहीं भी। सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या कहता है। सपोज मेरी 2 स्टेट में ब्रांच है, ठीक है। एक ब्रांच है मेरी महाराष्ट्र में एंड एक ब्रांच है मेरी सपोज करो मणिपुर में। अब समझो कि मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ गुड्स में डील करता हूँ। तो महाराष्ट्र में एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करता हूँ तो लिमिट मेरे पास 40 लाख मिल रहा है। अगर सर्विस में भी डील करता हूँ तो लिमिट 20 लाख का मिल रहा है। लेकिन मणिपुर से भी कुछ तो कर रहा हूँ, वहाँ लिमिट कितना मिल रहा है, वहाँ लिमिट मिल रहा है 10 लाख का लिमिट है वहाँ मणिपुर में, तो 10 लाख का लिमिट। तो मैं जब ऑल इंडिया टर्नओवर का थ्रेशोल्ड चेक करूँगा तो मैं 20 लाख चेक करूँ कि 10 लाख चेक करूँ? आंसर इज सर 10 लाख चेक करोगे। समझ रहे हैं? यानी कि आप जो मल्टीपल स्टेट्स में ऑफिस खोल रहे हो तब आपको 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख क्या चेक करना है? इन सब में जो लोएस्ट है वो चेक करना है। ठीक है, इसमें एक बात और है, देखो यहाँ बताता हूँ। सप्लायर इज नॉट liable to obtain registration in a state or union territory from where he makes exempt supply or non-taxable supply. ठीक है। For the threshold limit of a person having one place of business in more than one state gets reduced to 10 lakh only when such person makes taxable supplies of the goods from any of the special category states. However, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ वापस से। However, in case he makes exempt or non-taxable supply from a special category state and taxable supplies from the state other than special category state, the threshold limit shall not be reduced. ये क्या बोल दिया सर? आज आप अपने एग्जाम्पल में समझते हैं, क्यों टेंशन लेते हैं? ये जो मेरा एग्जाम्पल था ना, इसको मैं हल्का सा मोल्ड कर देता हूँ। मोल्ड नहीं, हट, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ। देखो मेरी एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में मैं डील करता हूँ टैक्सेबल गुड्स से। मणिपुर में भी मैं डील करता हूँ टैक्सेबल गुड्स से, 2 जगह टैक्सेबल गुड्स को सेल करता हूँ। तो मान लो साथ में 2 जगह मैं सर्विसेज भी देता हूँ टैक्सेबल वाली। इस केस में महाराष्ट्र की लिमिट कितनी है सर? महाराष्ट्र की लिमिट है 20 लाख। मणिपुर की लिमिट क्या है? 10 लाख। तो मुझे ऑल इंडिया थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या चेक करनी है? मैं दोनों जगह टैक्सेबल सप्लाई में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो लोवेस्ट कौन सा है? 10 लाख। मैं इसको इंक्लूड करूँगा फॉर थ्रेशोल्ड कैलकुलेशन पर्पस।
लेकिन अगर मैं अपना एग्जाम्पल 2 लेता हूँ, इधर देखो मैं बाद में लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 1 था, अब करते हैं लाल पेन से एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 यहाँ पे क्या है, मेरी एक ब्रांच है महाराष्ट्र में और समझो एक ब्रांच है त्रिपुरा में। देखो स्पेशल स्टेट है त्रिपुरा, मैं गुड सर्विसेज में इन्वॉल्व हूँ, मैं महाराष्ट्र से टैक्सेबल सर्विसेज या गुड्स देता हूँ और त्रिपुरा से ना मैं सिर्फ एग्जेम्प्ट वाले गुड्स और सर्विसेज दे रहा हूँ, एग्जेम्प्ट वाले गुड्स या सर्विसेज दे रहा हूँ। अब महाराष्ट्र के लिमिट मेरी गुड्स सर्विसेज में हो गई 20 लाख, इधर हो गई 10 लाख। तो नॉर्मल केसेस में क्या हो रहा था, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कम हो रहा था बिकॉज ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। लेकिन लॉ मेकर्स ने क्या बोला कि जिस स्टेट में जो स्पेशल स्टेट्स है, अगर वहाँ पे से आप सिर्फ एग्जाम सप्लाईज दे रहे हो तो फिर हम आपकी लिमिट को लेस नहीं करेंगे, यानी कि लिमिट कितनी रहेगी, आपकी लिमिट 20 लाख की रहेगी ऑल इंडिया बेसिस पे। ये 10 लाख ऐड तो होगा थ्रेशोल्ड को चेक करने के लिए, लेकिन वो 10 लाख ऐड होने के बाद भी जो आपका ऑल इंडिया थ्रेशोल्ड का लिमिट है उसको 20 लाख से 10 लाख नहीं किया जाएगा। वही एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या था, एग्जाम्पल 1 में हम दो जगह से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे, इसके लिए लिमिट मेरी कम हो गई, स्पेशल स्टेट की लिमिट एप्लीकेबल हो गई। लेकिन अगर स्पेशल स्टेट से मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा हूँ तो फिर वो वाली लिमिट मेरी कम नहीं करेगा वो स्टेट, तो यानी कि 20 लाख की जो लिमिट थी वही लिमिट मेरी रह जाएगी। इससे ज़्यादा डिटेल में जाना इस टाइम पे मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि आपको काफ़ी हद तक दिमाग में घुसा दो ठूस ठूस के, और फिर भी ना टेलीग्राम तो भाई ना भैया आ जाओ देख ले, तुमको उठका सब भाई तुमको सब तो बता ही दिए। हाँ ओके सर, आपको ज़्यादा नहीं पका रहे आज। मैंने कहा रात के अब तो 3:30 बज गए हैं, किससे बात करूं, एक कैमरा ही है, तुम ही तो हो मेरा सहारा, तुम ही से बात करूंगा। ठीक है चलो, बहुत ही जल्दी मुझे भी फेस टू फेस कम्प्लीटली आना पड़ेगा, ये लेक्चर्स भी फेस टू फेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। कहीं मालूम पड़ा मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता करता मैं कैमरे के साथ पागल ना हो जाऊँ। ये मस्ती कर रहा हूँ, तुम लोग ना कुछ भी कमेंट वमेंट करना चालू कर दोगे इसके ऊपर, और लोग तो डीएम कर देते सीधा इंस्टाग्राम पे कुछ भी। आओ ध्यान से इधर आओ। अच्छा चलिए, ये जो अपन ने पढ़ा ना अब तक, दिस वाज सेक्शन नंबर 22 विच वाज टॉकिंग अबाउट 3 मेन थिंग्स, वन अबाउट थ्रेशोल्ड, another about the succession, third about amalgamation, all those cases. Coming to the next case, the next section known as section number 24, one of the important section. This section deals with few categories wherein government or lawmakers have mentioned few cases wherein registration is compulsory irrespective of the turnover. That means even if the turnover crosses 1 rupees, registration becomes compulsory under section 24. So here we go, we're going to read a few list mentioned below. Have a look. सबसे पहली बात क्या बात कर रहा है, देखो ये रहा, persons making any interstate taxable supply। भाई साहब, आप अगर 1 रुपए का भी माल अपने स्टेट से दूसरे स्टेट बेचना चाह रहे हो, सरकार सोचती है आप बड़े आदमी हो, आप बड़े आदमी हो, आपको ट्रैक कैसे करेगी, तो पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सब 20 लाख कहा था ना सेम स्टेट में करना, ज़्यादा उड़ रहा है क्या, उड़, लिमिट गई भाड़ में, रजिस्ट्रेशन बन गया कंपलसरी। लेकिन जैसे ही ऐसे किया, अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन ये भी देखो, ये मैंने खुद से ऐड किया, खुद से नहीं किया, प्रोविजन में लिखा है, आपके यहाँ पे समरी में नहीं लिखा हुआ था। क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स की बात हो रही है? सर अगर वो बंदा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में सिर्फ गुड्स में नहीं है तो सर्विस वाला, अरे यार, अरे जा गया, जो सर्विस वाला है उसको तो लिमिट चलेगी, वो जो 10 लाख 20 लाख की लिमिट है वो लिमिट के बाद रजिस्ट्रेशन करेगा। मतलब सर्विस वाला चाहे तो दूसरे स्टेट पे भी सप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करेगा। लेकिन अगर गुड्स दूसरे स्टेट में बेच रहा है तो बड़ा आदमी है, तो जो ट्रैक कैसे करेंगे, तो क्या बोला, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर लेते। ओके अच्छा देखो यहाँ पे और क्या लिख दिया, एक्सेप्ट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। मतलब कोई अगर सप्लायर ऐसा है जो हैंडीक्राफ्ट आइटम में डील करता है,
हाथ से बना बना के माल बेच रहा है। बोले ऐसे आदमी को तंग करोगे ना तो वो ही विल गेट डीमोटिवेटेड टू डू हैंड वर्क। तो ऐसे आदमी को क्या बोला कि तू चाहे तो किस दूसरे स्टेट में माल बेच, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं कर रहे, लेकिन तेरे को वो 20 लाख 10 लाख का लिमिट एप्लीकेबल है, तो 10 लाख 20 लाख चेक कर, वो क्रॉस कर गया रजिस्ट्रेशन कर ले। लेकिन कोई बंदा ऐसा है जो सर्विसेज में नहीं है, सर्विस नहीं देता है, गुड्स में इन्वॉल्व है खाली, और वो बंदा हैंडीक्राफ्ट वाला भी नहीं है, तो भाई तेरे को तो दूसरे स्टेट में कदम भी रखना बेचने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। ठीक है, आई होप समझ में आई बात। सेकेंड केस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन who does not have a fixed place of business in the state or union territory from where he wants to make supply। अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता कौन है? ये बंदा वो है जो हो सकता है कि शायद रजिस्टर्ड हो महाराष्ट्र में, इसका मन है कि मेरे को राजस्थान जाके कुछ गुड्स बेचने का है, राजस्थान जाके बेचना है, जहाँ से बेचना है वहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। बस वही वाली बात है, जहाँ पे जाके बेच रहा है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। तो कहीं और जा रहा है, अगर वहाँ तक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भाई साहब अगर तेरा कोई ठिकाना ही नहीं है तो तुझे कहाँ पकड़ेंगे बाद में जाके हम लोग? या कोई भी ऐसा बंदा, सपोज उसका यहाँ नहीं, कहीं ब्रांच नहीं है, कहीं जाके ज़बरदस्ती कहीं पर बेचना चाह रहा है, तो भाई साहब कैसे चलेगा यार? तेरे को हम वहाँ पकड़ सकते हैं जिस स्टेट में तू रहता है, रेसिडेंस है, तो यहाँ कैसे पकड़ेंगे हम लोग दूसरे स्टेट में? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे 20 लाख 10 लाख लिमिट अवेलेबल अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स या हैंडमेड गुड्स में इन्वॉल्व है। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट वाले जो नोटिफाइड गुड्स पूरी कैटेगरी है वो आपको सिलेबस में नहीं है, सरकार ने कुछ लिस्ट बता रखी है, सिलेबस में नहीं है। अगर आप उस हैंडीक्राफ्ट गुड्स या हैंडीक्राफ्ट सर्विसेज में गुड्स में इन्वॉल्व हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स या हैंडमेड गुड्स में इन्वॉल्व हो, तो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी लिमिट मिलेगा 10 लाख 20 लाख का, चेक कर आराम से फिर कर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट वाले के अलावा कोई भी गुड्स बनाने कहीं भी जाता है, बेचने कहीं भी जाता है, तो भैया रजिस्ट्रेशन बन जाएगा कंपलसरी। नेक्स्ट, कोई ऐसा बंदा है जो रिसीव कर रहा है सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय रेसिपिएंट ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। अब हम बात कर रहे हैं रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कोई ऐसा सप्लाई में इन्वॉल्व हूँ जहाँ पे मुझे टैक्स भरने नहीं आता, रेसिपिएंट टैक्स भरता है, अगर रेसिपिएंट पे टैक्स भरना सरकार ने कंपलसरी कर दिया है तो भाई साहब उस रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते दूसरे वे में, सपोज करो मुझ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, थ्रेशोल्ड मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, मैं किसी कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी जहाँ मैं फॉल कर रहा हूँ जहाँ पे सरकार ने ऐसा बोला है कि ये एक ऐसा सप्लाई है जो आप किसी से ले रहे हो ना, तो जो रिसिपिएंट है वो टैक्स भरेगा आरसीएम में। फंस गया ना मैं? अगर सरकार ने ऑलरेडी बोल रखा है कि इस सप्लाई पे रिसिपिएंट टैक्स भरेगा, मैं रिसिपिएंट हूँ, मेरे पे कुछ लागू नहीं हो रहा, मगर सेक्शन 24 की थर्ड कंडीशन लग गई, रजिस्ट्रेशन करना मुझे बन जाएगा कंपलसरी, बिकॉज आरसीएम में टैक्स भरने की जिम्मेदारी मुझ पर दी सरकार ने। अगर मैं रजिस्टर नहीं हूँ टैक्स कैसे भरूंगा? रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ई कॉमर्स टोटल 3 पॉइंट है ई कॉमर्स के, ये हम एक साथ करेंगे, ज़रा 5 मिनट रुक जाओ, पहले बाकी पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, अब इसको पढ़ते हैं। NRTP, इसको हम प्यार से कहते हैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्या बोलता हूँ मैं इसको प्यार से? NRTP, who do not have a fixed place of business in India। कोई फिरंगी है बाहर का जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है ही नहीं। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है मतलब क्या होगा? शायद किसी इवेंट में आया होगा, एग्जीबिशन में आया होगा, या कोई लिमिटेड टाइम में कोई स्टॉल खोल रहा होगा, कोई नेपाल वाला बंदा यहाँ पर रजाई बेचने आया सिर्फ 1 महीने के लिए। ऐसे केस में इनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिकॉज दूसरे स्टेट का है, दूसरे कंट्री का है, फिरंगी है साला, कहीं भाग गया तो बेच बाज के क्या पकड़ेंगे इसको? तो क्या बोला, भैया तू जैसे इंडिया में माल बेचना चाहता है ना, रजिस्ट्रेशन कर पहले। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है आगे आएगा, बट फिलहाल क्या सीख रहे हैं? किसको कंपलसरी 6, इसको कंपलसरी 6। ओके, नेक्स्ट क्या है? पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51 TDS। किसी को सरकार, अब ये सब TDS के सेक्टर में आएगा, किसी को सरकार ने नोटिफाई किया है कि इन लोगों को TDS काटना ज़रूरी है, यू नीड टू डिडक्ट TDS फॉर फ्यू केसेस। तो उस केस में जब सरकार ने TDS काटना कंपलसरी कर दिया, मतलब इन ट्रांजेक्शन्स को सरकार इम्पॉर्टेंट मानती है,
ज़रूरी नहीं मानती है, तो जब ज़रूरी नहीं मानती है TDS काटना है, TDS काट के जमा कैसे करोगे भैया, नंबर तो लो। ये नॉर्मल GST नंबर नहीं होगा, दिस इज़ अलग रजिस्ट्रेशन जो लिया जाता है TDS पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, नाउ ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखते हैं, अ पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल, ये देखो, ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन, कोई भी ऐसा बंदा जो दूसरे टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे बंदे को भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। मतलब ऐसे केस में बात कर रहा हूँ मैं एजेंट की। कोई एक एजेंट है, एक बंदा एजेंट है जो किसी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कौन है, वो प्रिंसिपल एक टैक्सेबल पर्सन है, वो एजेंट उस प्रिंसिपल के लिए कोई सप्लाई कर रहा है, तो इस एजेंट को 1 रुपये का भी टर्नओवर करना है अगर उस प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन करना बन जाएगा कंपलसरी। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों क्या नहीं होता है? सरकार चाहती है कि तकलीफ ना हो किसी को भी, बाकी तुमको पता ही क्या चाहती है। अच्छा, और देखो आगे, ई कॉमर्स वाला पार्ट हम लोग एक साथ करेंगे, तीनों, ये तीनों एक साथ करेंगे, इसलिए थांबा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस इंडिया के बाहर से टू अ प्लेस इंडिया के अंदर अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। कोई ऐसा बंदा है जो बाहर से OIDAR सर्विसेज दे रहा है, किसको, किसी इंडिया के पर्सन को दे रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है। देखो, अगर इंडिया के बंदे को दे रहा है, वो बंदा रजिस्टर्ड है, तब तो RCM में वही टैक्स भर देगा। लेकिन अगर वो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो बंदा सप्लाई कर रहा है उसको सप्लाई वहाँ से यहाँ सप्लाई करने के पहले रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा, समझा। ओके, नेक्स्ट है ISD। ये हमने लास्ट चैप्टर ITC में भी सीखा था कि ISD को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, भले ही उसका टर्नओवर कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट है, कोई पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे, जब करेंगे तब रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। अब देखते हैं ई कॉमर्स वाला पॉइंट, और भैया ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा रोक कर रखा था। ओके, ये पॉइंट क्या कहता है, दोज ई कॉमर्स ऑपरेटर, देखो ना ध्यान से, दोज ई कॉमर्स, ये ना बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। एक बार समझ में आ जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आराम से रिलैक्स होकर चिल मार के, अगर कब से पढ़ रहे हो, हल्का सा नींद आ रही है, तो 2 मिनट का पॉज कर दो, ब्रेक लगा लो, उसके बाद सुनना। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स वाला, इसलिए मैं एक साथ करवा रहा हूँ, वो भी करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं तो शुरू करता हूँ, मुझे कौन सा ब्रेक की ज़रूरत है, मेरे को तो आता है। ओके, दोज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हु आर notified as liable for tax payment under section 95। इसका मतलब क्या समझ में आता है, कुछ ऐसे, अच्छा पहली बात समझते हैं, सर ई कॉमर्स ऑपरेटर म्हणजे काय। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है पहले ये समझो, हालांकि ये बात हमने पहले समझ रखी है मगर दोबारा समझ लो। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कुछ सप्लायर्स आते हैं जो अपनी सर्विसेज या गुड्स को ऑफर करते हैं, और जो आम कंज्यूमर है वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उस सर्विस को अवेल करते हैं। सर एग्जांपल फ्लिपकार्ट खुद का कोई माल बेचता है क्या? आंसर इज़ नो। फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे सेलर्स आते हैं, वो माल लिस्ट करते हैं, बहुत सारे बायर्स आते हैं आपके और मेरे जैसे, वो सामान को परचेज करते हैं। तो फ्लिपकार्ट क्या बन गया, फ्लिपकार्ट वो जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। आप जैसे ओला उबर यूज़ करते हैं, मेक माई ट्रिप यूज़ करते हैं, ये सब कौन है, ये सब प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्या ये खुद का माल बेच रहे हैं? नहीं, ये किसी और का माल किसी और को बेच रहे हैं, तो ये कौन बन गए, ई कॉमर्स ऑपरेटर। समझ में आती है बात। सर मैं अपना, अगर कल को मेरा खुद का लेक्चर्स मैं अपनी खुद की वेबसाइट पे बेचने लग जाऊं, तो क्या वो वेबसाइट बनेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर? आंसर इज नो, नहीं बनेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरा ही माल बेच रही है, मेरे ही सर्विसेज, मेरे ही गुड्स बेच रही है।
अगर उसके साथ साथ में और बहुत सारी फैकल्टीज़ के भी लेक्चर्स मेरे वेबसाइट में लिस्ट कर दूँ और वहाँ से बेचना शुरू कर दूँ, तो फिर वो मेरा वेबसाइट बन गया एक प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म क्या बन गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जहाँ पे दूसरों का माल और सर्विसेज भी वो बेच रहा है। तो आई होप समझ में आया ई कॉमर्स ऑपरेटर म्हणजे काय। तो पहली बात हम बात कर रहे हैं सेक्शन, खो मत जाना, हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 24 में हम सीख रहे हैं किस किस को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो एक कुछ ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है जो सरकार ने सेक्शन 9(5) में लिस्ट करवा रखे, नोटिफाई करवा रखे, कुछ सर्विसेज सेक्शन 9(5) नोटिफाई करवा रखी है। तो जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर वो सेक्शन 9(5) की सर्विसेज दे रहे हैं, उस केस में उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन था, वो प्लेटफॉर्म था, वो उबर था, वो फ्लिपकार्ट था। तो सबकी बात यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको नोटिफाई किया गया है सेक्शन 9(5) में, जो 9(5) की सर्विसेज में इन्वॉल्व है, उस केस में वो सप्लायर बाहर में जाए, ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। समझ में आया? तो सर इसके लिए हमको सेक्शन 9(5) में जाना पड़ेगा। सेक्शन 9(5) इस चैप्टर में है ही नहीं, वो किसी और चैप्टर में है। तो जब किसी और चैप्टर में आएगा तब मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज इसका मेन लिंकेज तो यहीं पे है। ध्यान से देखो, सेक्शन 9(5) जो बात करता है, ये मोटा मोटी बात करता है 4 बातों की। 4 बातों में से जो ये चौथी बात है, ये हाल फिलहाल में अभी ऐड हुई है, शायद जनवरी 22 में ऐड हुई है। हाँ, मोस्टली जन 22 के आसपास ही नोटिफिकेशन आया था ये वाला, एग्जैक्ट नहीं पता, बट अभी ऐड हुई है। बाकी 3 जरा पहले से देखो ये क्या है। पहला है ऐसा ECO, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, तुमको पता होगा ना ये, तो इनको प्यार से क्या बोलते हैं अपन, ECO। तो मैं अब ECO बोलूँगा। एक ऐसा ECO जो इन्वॉल्व है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में। नाउ इस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में वो जो मैं पता सीखा था, वो रेडियो टैक्सी ये सब जो आता है ना, एग्जाम्पल क्या है इसका बेस्ट आपके लिए, ओला एंड उबर। ठीक है, ये ओला एंड उबर में जो बंदा, अब जो ओला है वो तो प्लेटफॉर्म है, राइट है, ओला तो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कोई और सेलर्स आ रहे हैं बाहर से जो सर्विस दे रहे हैं, वो रजिस्टर्ड हो नहीं है, वो भाड़ में जाए। जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं जो बैठ रहे हैं, रजिस्टर्ड हो नहीं, वो भाड़ में जाए। जिम्मेदारी बोल दिया ECO, ऐसे केस में ECO रजिस्टर कर खुद को कंपल्सरीली और खुद टू टैक्स भर। तो ये है यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब रेडियो टैक्सी मैट टैक्सी जो वो सब है ना, ये सब आपको मॉड्यूल के मेन पेजेस में मिलेगा, वहाँ चाहो तो एक बार रीड कर लेना, सिर्फ रीड कर लेना, इतना काफ़ी है। बट एक बार एग्जाम के लिए मेरी तसल्ली के लिए एक बार इस वाले पॉइंट को रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, और अगर नहीं मिल रहा है मॉड्यूल में तो टेंशन मत लेना, सेक्शन 9(5) ऑफ CGX टैग को सर्च करना गूगल के ऊपर, जो पूरा का पूरा सेक्शन मिलेगा ना, अपडेटेड सेक्शन, उसको एक बार पढ़ लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, रेडियो टैक्सी वगैरह सब मिलेगा, एक बार पढ़ना, एक बार पढ़ना प्लीज़, कसम खाओ पढ़ोगे, कसम खाओ, कमेंट सेक्शन में कसम खाओ पक्का पढ़ लोगे, एक बार पढ़ने के बाद भी बोलो कब पढ़ लिया सर, तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अकोमोडेशन सर्विस। नाउ अकोमोडेशन सर्विस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये ओयो खुद की कहाँ कोई होटल है, वो तो प्लेटफॉर्म है, लोगों को लिस्ट कर रहा है। आपका मेक माई ट्रिप, वहाँ पे आपको होटल्स मिलते रहने के लिए। मेक माई ट्रिप की मैं सिर्फ होटल वाली सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, विच इज़ अकोमोडेशन सर्विस। अब इसमें सब आ गया, वो टेंट पे रहना, कॉटेज में रहना, कोई भी ऐसा 4 दीवारी जहाँ पे रहने की अकोमोडेशन की जगह, उन सब की बात हो रही है। तो कोई भी ऐसा ECO जो अकोमोडेशन सर्विसेज में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे भी क्या बोला कि ECO टू टैक्स भरेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और आई, 2 मिनट बताता हूँ, 2 मिनट। नेक्स्ट एक और केस सुनो, एक और केस क्या है, हाउस कीपिंग सर्विस। किसी ने वो नाम सुना है, अर्बन क्लैप, घर में प्लम्बर चाहिए, अर्बन क्लैप पे बुक करना, सर AC ख़राब हो गया, अर्बन क्लैप पे बुक करना, इंजीनियर, सर्विस इंजीनियर। तो ये कौन है, अर्बन क्लैप अगेन एक ECO है, कुछ लोग लिस्ट करते हैं अपनी सर्विसेज, कुछ लोग सर्विसेज लेते हैं। तो अर्बन क्लैप में भी क्या बोल दिया कि भाई जो तू हाउस कीपिंग सर्विसेज दे रहा है ना, दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू ECO है और तू 9(5) की लिस्ट में आता है, तो तू टैक्स भरेगा। उसने कहा ठीक है। इसके इमीडिएट बाद सरकार ने एक बात और बोली कि ये जो अकोमोडेशन सर्विस है और हाउस कीपिंग सर्विस है, कई बारी ये जो सप्लायर थे ना, सप्लायर जो सप्लाई कर रहे हैं, एग्जांपल मैंने ओयो में कोई होटल बुक की,
अब वो होटल भी कई बार इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनका खुद का जीएसटी नंबर होता है, रजिस्टर्ड होते हैं वो जीएसटी में। तो सरकार ने क्या बोल दिया कि भाई अकोमोडेशन सर्विस में एंड हाउसकीपिंग में, ओनली अकोमोडेशन सर्विस में और हाउसकीपिंग में, अगर कोई ईसीओ सिर्फ इन 2 सर्विसेज में है और इन 2 सर्विसेज में जो सप्लायर है जो मेनली सर्विस देने वाले हैं, यानी कि वो ये होटल वाला मालिक या वो प्लम्बर जो घर पे आ रहा है जिस कंपनी से आ रहा है, अगर ये दो सप्लायर्स रजिस्टर्ड हैं ये लोग जीएसटी में, तो वो खुद ही टैक्स भर देंगे। तो ईसीओ तो टेंशन मत ले। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड क्यों नहीं होंगे, हो सकता है उनका सर्विस 20 लाख से कम होगा, लायबल नहीं होंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ईसीओ क्यों टैक्स भरेगा, अगर रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स भरेंगे। ये पैसेंजर वाले में एप्लीकेबल है क्या? नहीं, वहाँ तो हमेशा ओला ही टैक्स भरेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, बट अगर इनके सप्लायर को ऑलरेडी रजिस्टर करना कंपलसरी था तो वही जीएसटी भरेगा एंड नॉट सच ईसीओ। ये 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट 4 सर्विसेज कौन सा है? रेस्टोरेंट सर्विसेज, जहाँ पे आप बैठ के खाना ठूसते हो उनकी बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं आज वाले क्लाउड किचन की। पता है क्लाउड किचन कौन होता है? पता है, कुछ जगह देखोगे ना आप तो आपको होटल टाइप दिखता है पर अंदर बैठने की जगह नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पार्सल बिकता है। और जोमेटो पे भी ऐसे बहुत से क्लाउड किचन लिस्टिंग हो चुकी है जहाँ पे आप खाना ऑर्डर करते हो, एक अलग सा नाम होता है, एक्चुअली वहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सिर्फ किचन होता है, जहाँ पे सिर्फ खाना बनता है और डिलीवर किया जाता है। ऐसे क्लाउड किचन रजिस्टर क्या करते हैं खुद को? स्विगी पे, जोमेटो पे। तो इनको भी बोल दिया है भाई साहब ऐसे केस में जोमेटो तू जीएसटी भरेगा, स्विगी तू जीएसटी भरेगा। ठीक है, अभी तक एक पॉइंट खत्म किया मैंने, ई कॉमर्स ऑपरेटर का। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज, अच्छा ये नेक्स्ट देखो, ये वाला सप्लायर अदर देन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) जो ऊपर अभी सीखा अपन 9(5) 4, इनके अलावा जो सप्लायर्स है, देखो ऊपर क्या था कि ईसीओ को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। जो 9(5) वाले ईसीओ हैं अगर वो कंडीशन मीट कर रहे हैं तो ईसीओ रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। लेकिन अब इसमें की बात हो रही है क्या? नहीं, अब बात हो रही है उन सप्लायर्स की। वो सप्लायर जो 9(5) में फॉल नहीं कर रहे हैं, वो सप्लायर जो 9(5) में फॉल नहीं कर रहे हैं, उन सप्लायर को, और वो सप्लायर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर से ईसीओ से गुड्स देना चाहते हैं तो उस केस में आप रजिस्ट्रेशन करना हो जाएगा कंपलसरी। सर मैंने गुड्स क्यों बोला? सर ये प्रोविजन में लिखा है इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैं फर्स्ट टाइम में क्लियर बोल रहा हूँ आप लोगों को। एक ऐसा सप्लायर जो वो 9(5) के सर्विसेज में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी वो दूसरी सर्विसेज है जो ईसीओ के थ्रू दे रहा है। सर एग्जाम्पल लो ना, मैंने कहा ले लो एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ ऐसे केस का ऐसा एग्जाम्पल ले लो आप चाहो तो, जो रजिस्टर्ड 9(5) वाला रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो कौन सा एग्जाम्पल? आपका फ्लिपकार्ट। ठीक है, 9(5) में फ्लिपकार्ट फॉल नहीं हुआ था, फ्लिपकार्ट। अब इसका मतलब वो सप्लायर जो फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स बेच रहा है ना, गुड्स, फ्लिपकार्ट के थ्रू गुड्स बेच रहा है, उसको तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिना किसी लिमिट के। देखो माल बेचना है फ्लिपकार्ट पे, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। यही एक रीज़न है, जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो ना टू मेक योर सेलर अकाउंट, यू गो टू अमेजोन मेक योर सेलर अकाउंट, वो आपको कंपलसरी पूछता है आज के डेट में, गिव अस योर जीएसटी नंबर। क्यों? क्योंकि वो क्या कर दिया सरकार ने, मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन अगर आप इन्हीं वेबसाइट्स पे जाके अपनी सर्विसेज को लिस्ट करवा रहे हो तो वहाँ पे आपको 10 लाख 20 लाख का लिमिट मिल जाता है। इसका लॉजिक पता है कहाँ से आता है? आपके ये फर्स्ट वाले पार्ट से। देखो जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जा रहे हो यानी कि आप सामान इंटरस्टेट सेल कर रहे हो, जब इंटरस्टेट सेल कर रहे हो तो जब वहाँ बोला था रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो यहाँ पे भी क्या बोल दिया, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। बट वहाँ पे भी क्या बोला था कि गुड्स के केस में कंपलसरी है, सर्विस में 20 लाख का लिमिट मिलेगा। इसलिए से यहाँ पे बोल दिया आपको इसी के थ्रू बेच रहे हो, मतलब इंटरस्टेट सेल करोगे इंडायरेक्टली, तो इंटरस्टेट सेल कर रहे हो मतलब गुड्स कर रहे हो, अगर रजिस्टर करो तुरंत, सर्विस कर रहे हो तो 10 लाख 20 लाख जिससे ऊपर जाता है वैसे यहाँ पे दे दिया। पूरा कनेक्टिंग पॉइंट है। हाँ सर आगे, अब आगे कुछ नहीं, अब खत्म, अब दिक्कत नहीं। अब उसके बाद कोई भी और ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, कुछ गवर्नमेंट ने आगे आएगा टीसीएस वाले चैप्टर में, कुछ ईसीओ को गवर्नमेंट ने बोला है कि तुमको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो जिनको सरकार ने बोला कि आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अंडर टीसीएस अलग से, तो बस उतनी ही बात है।
मेन पार्ट जो फर्स्ट सेकंड था वो पार्ट था बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पार्ट को दोबारा सुनने में ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा। और ज़िंदगी का मज़ा आए तो कमेंट में लिखना मत भूलना ज़िंदगी का मज़ा आ गया सर। ओके, अब कमेंट ही तो है जिससे लगता है कि हाँ तुम हो, वरना तो क्या मालूम तुम हो, कहाँ हो, कैसे हो। तो कमेंट में बताओ तुम हो, कैसे बताओगे? सर ज़िंदगी का मज़ा आ गया ये बोल के, ठीक है। अब लेक्चर ये कितने आवर्स का हो गया है? ऑलरेडी 55 मिनट्स का हो गया है। इसको आगे कंटिन्यू करें कि रुकें? चलो कर लेते हैं, ये वाला भी एक चीज़ और कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं। ओके, पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। ये कौन से लोग हैं? देखो आप, इनसे आपको खुद को भी ऐसा हमदर्दी होगी। पर्सन्स एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और बोथ नॉट लाइबल टू टैक्स, ओनली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये अपने ऊपर भी बात कर रखी है ऑलरेडी, रिपीटेशन है। जो बंदा सिर्फ एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज में इन्वॉल्व है या एग्जाम सर्विसेज में इन्वॉल्व है, उसको रजिस्टर करके भी करके क्या कर लोगे? एक बात सिंपल बताओ ना, तुम बताओ मुझे, अगर कोई बंदा सिर्फ एग्जाम सप्लाई देता है तुम रजिस्टर करवा भी लोगे, उससे टैक्स कहाँ से ले लोगे? तो क्या बोला भैया, रजिस्टर ही मत कर तू। नेक्स्ट, कोई एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर, लेकिन किस लिए उसको छूट दी गई है? लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ज़मीन से उगा के जो सप्लाई वो करता है आगे, सिर्फ उसके लिए उस फार्मर को बोला है, रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब वही फार्मर जो गाय भैंस पालने वाले नॉर्मल जो ये सब काम करता है, गाय भैंस वगैरह पालता है, वो गाय भैंस वगैरह चीज़ों के ऊपर बास पालता है, सेल करता है, उन चीज़ों के ऊपर लिमिट जैसे क्रॉस हुआ और 10 लाख 20 लाख जो भी एप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। तो प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ लैंड में जो फार्मर है, फार्मर सिर्फ वही वाला जो टर्नओवर है उसी के ऊपर ये सारे मज़े मिलते हैं, बाकी मज़े नहीं मिलते। या फिर पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज। मैं एक ऐसी सप्लाई में हूँ, सपोज करो मैं एक एडवोकेट हूँ। अब मैं एक एडवोकेट हूँ तो आप आगे पढ़ोगे, थोड़ा तो पढ़ चुके हो रिवर्स चार्ज में, थोड़ा और पढ़ोगे एग्जामिनेशन वाले चैप्टर के अंदर। हम लोग को नॉर्मली सभी केसेस में एक्सेप्ट वन केस, किसी भी केसेस में एडवोकेट्स को कोई भी ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम जो भी सर्विसेज देते हैं या तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है या आरसीएम में सामने वाला टैक्स भरता है। तो यानी कि एडवोकेट्स को टैक्स भरना ही नहीं पड़ता है। तो यानी कि मैं ऐसे सप्लाई में इन्वॉल्व हूँ जहाँ पे मुझे कभी भी आरसीएम में टैक्स भरना ही नहीं पड़ता। क्या आरसीएम में मुझे कभी टैक्स भरना ही नहीं पड़ता, हमेशा टैक्स मेरा सामने रेसिपिएंट आरसीएम में भरता है। तो ऐसे केस में मुझे क्यों रजिस्टर करना है? नहीं करना है, बोला जा, सरकार को टैक्स से मतलब है, तू भर वो भर रहा है, टेंशन वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। या फिर पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख। ये जो ऊपर सिखा था ना अपन ने कि सर्विस के अंदर 20 लाख का लिमिट मिलेगा, वही रिपीट कर रहा है कि 20 लाख तक उनको माफ है। या फिर पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट एक्सेबल सप्लाई गुड्स नोटिफाइड ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख। ये पता है मैंने ऊपर सिखाया था ये वाला कि अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में इन्वॉल्व है तो उसको लिमिट मिलेगा 20 लाख का, इंटरस्टेट हो तो भी मिलेगा, उसी की बात कर रहा है। ओके, बट पैन नंबर होना चाहिए, ई बिल भी बनाना चाहिए उस केस में। इंटरस्टेट है बट फिर भी पैन नंबर तो होना चाहिए, नंबर जीएसटी हो तो भी चलेगा, लेकिन ई बिल बनाना जरूरी है। नेक्स्ट, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट। ये ऊपर मैंने सिखाया ना सीटीपी, तो ये वाला इधर क्या देखो, सीटीपी है अगर 10 लाख 20 लाख लिमिट मिलेगा, अगर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स में इन्वॉल्व हो 10 लाख 20 लाख लिमिट मिलेगा, वही वहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो अब दोबारा क्या करेंगे समझ के। पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ अदर देन 95 वाला 20 तक कटाना होगा। यानी कि इसी की बात कर रहा हूँ, मैंने बताया ना अभी ये जो गुड्स है वहाँ तो कोई लिमिट नहीं है, बट सर्विस है वहाँ 10 लाख 20 लाख की लिमिट है, वही यहाँ पे सिखा रहा है। मतलब ये वाला पार्ट तो अपने ऊपर ही ऑलमोस्ट कवर कर लिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ 20 लाख है वो 10 लाख बन जाएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, ओ EM TNM में, ठीक है।
क्या दिक्कत है। प्लस 9.25 पे क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन क्या है उसको समझने के लिए ज़रा पहले यहाँ पे देखो कुछ बातें। क्लैरिफिकेशन इस पॉइंट के ऊपर आने वाला है। सर आपको तो सब पता है, अरे भाई पढ़ लिया है 70 और ये 90 पेज पढ़ने के बाद मैं लेक्चर पढ़ाने के लिए आता हूँ, तो ऑफकोर्स पता होगा ना यार। देखो यहाँ पे सारा पॉइंट इसी का है, सारा खेला इसी का है, सारा खेला इसी का है। चलो पहले ले चलता हूँ आपको पेज पे, फिर आपको यहाँ से लिंक करके बढ़ाता हूँ मस्त मज़े से, मलाई मज़ा आएगा। 9.25 liability to register in respect of services provided by commission agent as per EAPMC Act for sale or purchase of agricultural produce। सर ये क्या है? अब सर कुछ लोगों को APMC पता होगा, APMC पूरा मंडी, APMC का पूरा मंडी टाइप होता है, पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है। बीच में से इसको हटाने की बात भी चल रही थी, वो पता है पूरे देश में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर कोविड आया, सब पे आंसू गोले सब बरसाए, सब कुछ किया, उनको भगा दिया गया लास्ट पे। एनी विच वेज अपना फिलहाल कंसर्न वो नहीं है कि वहाँ पर गलत हुआ कि सही हुआ, अपना बात ये है कि APMC क्या है। देखो फार्मर्स जो सामान, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ना, जो कल्टीवेट करते हैं, वो खुद जाके मार्केट में कस्टमर ढूंढ के बेच नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, वो एक मंडी में जाते हैं। वो मंडी में जब जाते हैं, ये सब मंडी सरकारी मंडी है, ठीक है, जो APMC एक्ट से रेगुलेटेड है। यहाँ पे APMC रजिस्टर्ड एजेंट्स होते हैं, और एजेंट क्या करते हैं, ये एजेंट बोली लगाते हैं फार्मर्स के बिहाफ पे। एजेंट क्या करता है, एक साथ बहुत से फार्मर्स लोग का माल ले लेता है, फिर वो बोली लगाता है, फिर वो माल को बेचता है, और वो फिर फार्मर्स को पैसे दे देते हैं। तो यानी कहना है ऐसे केस में ये जो एजेंट है, ये नॉर्मल एजेंट है क्या? है तो एजेंट जैसे एजेंट, वैसे ही एजेंट है। किसके लिए काम कर रहा है? प्रिंसिपल कौन है इसका? फार्मर। ये फार्मर के लिए काम कर रहा है, फार्मर। मुझे मिलेगा सर फार्मर नहीं बोलने में मजा, क्या मजा आता है? शुड मत बोलो तुम, मैं बोल रहा हूँ, मुझे मजा आता है बोलने में फार्मर, ठीक है, नॉट फार्मर। बच्चे पागल बोलेंगे, और बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, पागल ही हूँ मैं। अरे जिंदगी में आगे पागल लोग ही जाते हैं, तुम भी बन जाओ पागल। सुनो ध्यान से। ओके, कहाँ था मैं था फार्मर पे। तो ये जो एजेंट है, इस एजेंट का नाम क्या रख दिया? APMC एजेंट, बिकॉज ये सरकारी मंडी में माल बिकवा रहा है। किसका? एक प्रिंसिपल का। इसका प्रिंसिपल कौन है इसका? फार्मर। तो ये फार्मर के बिहाफ पे ये सेल कर रहा है किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड कंज्यूमर्स को। तो ऐसे केस में अब यहाँ पे दिक्कतें आ गई। सर क्या दिक्कतें आ गई? सर दिक्कतें आ गई, देखो हमने ऊपर सीखा था, यहाँ पे देखो इधर, अभी मजा आएगा ना बिड़ू। देखो इधर, देखो क्या लिखा है। अपन ऊपर क्या सीखा था कि एक पर्सन ऐसा है जो सप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन। तो क्या बोला कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, मतलब क्या बात किया? एजेंट ऑफ सम प्रिंसिपल, मतलब क्या पढ़ा अपन ने? अगर कोई एजेंट है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब क्वेश्चन ये आया, इशू ये आया कि वो जो APMC एजेंट है, क्या वो एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है GST के अंदर? ये क्वेश्चन आया। समझना इशू क्या है? अरे इशू आया क्योंकि पूरे देश में दिक्कत सहारा का चल रहा था कि भाई एजेंट को तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बोल दिया है, ये भी तो एजेंट ही है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो माल बेच रहा है, तो क्या कर रहे हैं? इसका हाहाकार मच गया। अरे लॉ मेकर्स की बात तो समझो, समझाता हूँ मैं। वहाँ क्या लिखा है बाद में पढ़ाऊंगा, तुमको यहीं पढ़ाया था ना, तुमको यही समझाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। एजेंट को कंपलसरी तो है, लेकिन एक्ट में देखो क्या क्या लिखा था प्यार मोहब्बत के साथ में। एक ऐसा एजेंट जो किसके बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है? ऑन द बिहाफ ऑफ सम टैक्सेबल पर्सन। मतलब वो एजेंट जो टैक्सेबल पर्सन है, कि एक ऐसा प्रिंसिपल, टैक्सेबल प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल कर रहा है ना, वहाँ पे उस एजेंट को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बोला गया था। अगर मैं बात करता हूँ APMC वाले कॉन्ट्रैक्ट में,
तो वहाँ पे नॉर्मल केसेस में होता क्या है, एपीएमसी का जो एजेंट है वो किसके बिहाफ पे सेल कर रहा है, वो फार्मर प्रिंसिपल है। क्या वो प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन में आ रहा है, वो एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर? नो, वो तो नॉर्मल एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी कि नॉन टैक्सेबल पर्सन है। और ये एक्ट किस पे लगाया गया था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का, कि एक ऐसा एजेंट जो सप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ टैक्सेबल पर्सन। लेकिन एपीएमसी में एपीएमसी एजेंट सप्लाई कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ नॉन टैक्सेबल पर्सन, इसलिए ऐसे एपीएमसी एजेंट को रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी नहीं है एज पर सेक्शन नंबर 24। अब ऑफ कोर्स वो जो लिमिट है 10-20 लाख की जाएगी तो करना ही पड़ेगा, बट रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी नहीं है एज एन एजेंट। देखो यहाँ पे यही लिखा है, अब तुमको मैंने पहले ही बता दिया, क्लैरिफिकेशन आर जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द मेन प्रोविजन। कन्फ्यूजन आता है, क्लैरिफिकेशन आता है, कन्फ्यूजन आता है, क्लैरिफिकेशन आता है, पर वो लॉ के बाहर कुछ नहीं है, वो लॉ के अंदर का ही पार्ट है। ओके, मजा आ गया सर। देखो यहाँ पे ध्यान से, एपीएमसी होता है क्या, फुल फॉर्म क्या देख लो आप, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट। इन केस where इनवॉइस इज इशूड डायरेक्टली बाय मिस्टर ए टू द बायर। अब मिस्टर ए कौन है सर, मिस्टर ए कौन है अपने इस पूरे केस में? देखो मिस्टर बी एजेंट है, मिस्टर ए होगा आपका फार्मर। मिस्टर ए कौन है, मिस्टर ए इज फार्मर। डायरेक्टली अगर ए ही बायर को इनवॉइस इशू कर रहा है, द कमीशन एजेंट डज नॉट फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ एजेंट अंडर शेड्यूल 1। भाई सीधी सी बात है, अगर सीधा बिल बायर के नाम पे बन गया तब तो कोई एजेंट का दिक्कत ही नहीं है, वैसे भी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वहाँ तो सॉर्टेड है। लेकिन जब इनवॉइस इशू कर रहा है बी, कौन इशू कर रहा है, इनवॉइस बी, बी मतलब कौन है आपका, बी एजेंट है। अगर एजेंट इशू कर रहा है, मिस्टर बी इज एन एजेंट एज शेड्यूल 1 के हिसाब से, और इस केस में सर्विस सप्लाइड बाय कमीशन एजेंट टू मिस्टर बी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई। शेड्यूल 1 में सीखा हुआ, इस बात तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है वो ये बात, सब बकवास था। मुद्दे की बात क्या है, सेक्शन 24 में हमने क्या सीखा है, हमने सीखा था रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कब है भैया, जब टैक्सेबल सप्लाई हो गुड्स और सर्विसेज का ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन। लेकिन कमीशन एजेंट विल बी लायबल टू रजिस्टर मैंडेटरीली व्हेन बोथ कंडीशन गेट सेटिस्फाइड, यानी प्रिंसिपल शुड बी टैक्सेबल पर्सन और सप्लाई मेड बाय द कमीशन एजेंट शुड बी टैक्सेबल। हालांकि नॉर्मली जनरली जो कमीशन एजेंट होता है एपीएमसी एक्ट वाला, वो क्या सप्लाई करता है, वो बिहाफ ऑफ फार्मर सप्लाई करता है। फार्मर कौन है, नॉन टैक्सेबल, विच इज नॉट टैक्सेबल पर्सन इफ ही सप्लाइज प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो ऐसे केस में thus the commission agent who is making supplies on behalf of non-taxable person agriculturist is not liable for compulsory registration under this provision। सर इसको ये तो समझ में आ गया। सर कैन आई चेंज इट? सर कल्टीवेशन ऑफ लैंड जब तक वो बेच रहा है फार्मर तब तक तो वो क्या है, नॉन टैक्सेबल पर्सन। हो सकता है ये फार्मर गाय बकरी का बिजनेस कर रहा है, वो बेच रहा है, क्या गाय बकरी कल्टीवेशन ऑफ लैंड है क्या? आंसर करो, है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे कैसे, भले ही वो फार्मर हो, अगर वो एपीएमसी वाला एजेंट उस फार्मर की गाय भैंस को बिचवाने में हेल्प करता है तो वहाँ पे उस एजेंट को रजिस्ट्रेशन बना हो जाएगा कंपल्सरी, बिकॉज वो टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे सेल कर रहे हैं। समझ में आता है? इतना इन डेप्थ घुस के आएगा नहीं कि तो बस मेरे को लिंक करके बताना, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, ये हमने पढ़ लिया। फाइन, अब इसको 1 घंटा 9 मिनट हो गया, और पढ़ा लूँ क्या? या रोक दूँ? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? फिर वॉलंटरी है, फिर इफेक्टिव है, फिर डीम्ड है, फिर है प्रोसीजर के बाद स्पेशल प्रोसीजर, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, काफ़ी कुछ अभी तो पढ़ने के लिए जीवन में।
इसको होल्ड करते हैं। ऑलरेडी लेक्चर 1.25 घंटे के आसपास का हो गया। अगर मैं इसको और कंटिन्यू करता हूँ तो ये और एक्सटेंड होता जाएगा, और एक साल में ज़्यादा पढ़ाना का फ़िलहाल आई फील इट्स नॉट ए गुड आइडिया। तो फ़िलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर में मज़ा आया होगा। रात को 3 से 4 के बीच में लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो किसी को डाउट लग रहा है झूठ बोल रहा हूँ, देख लो यहाँ पे टाइम, देख लो यहाँ पे, देखो कितना बज रहे हैं, 4:03। ये 4:03 क्या बोलते हैं AM है, AM, ठीक है, देख लो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब डिटेल, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मज़ा आया, मैंने पूरी कोशिश की मज़ा दिलाने की, मज़ा आया, समझ में आया, कीप शेयरिंग बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। लेक्चर्स फ्री हैं, बेनिफिट सबको होना चाहिए। नो डाउट पिछले 2 अटैम्प्ट से बच्चे लोगों ने, स्टूडेंट्स लोगों ने, दोस्तों ने भर भर के कमेंट्स में और टेलीग्राम पे वर्षा की है, फीडबैक की, पॉजिटिव फीडबैक की। टिल डेट आई हैवंट रिसीव एनी नेगेटिव फीडबैक एज ऑफ नाउ। किसी के पास कोई नेगेटिव फीडबैक भी है, लेट मी नो एज अ सजेशन, आई कैन यूज़ दैट एज वेल। बट अगर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, लोगों के एग्जामिनेशन से आ रहे हैं, तो भाई साहब मज़ा आया तो यार शेयर तो करो लोगों के साथ में। पढ़ाते हुए यूट्यूब पे 1 से 1.5 साल हो गए, ये सेकेंड बार सेम सीरीज़ आ रहा है। लुक एट सब्सक्राइबर काउंट। जब मैं अपने व्यूज़ चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 72 से 75% लोग वीडियोस तो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार जब सब्सक्राइब करते हो थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ती है कि हाँ चलो चैनल ग्रो भी कर रहा है, ठीक है। सो इतनी रात को काम करने का मोटिवेशन एक अलग अलग मोटिवेशन है। मोटिवेशन कैसे आएगा? अगर मज़ा नहीं आता तो मत शेयर करो, बट अगर मज़ा आ रहा है तो काइंडली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ये आपकी ड्यूटी है, और इसके साथ ज़्यादा नहीं पकाऊंगा मैं इस लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अलविदा।